YouTube channel. In today's video, we will discuss in detail about the structure of anatropous ovule. In my previous video, we had discussed about the development of male gametophyte. मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो स्टेज में होती है। जी हाँ, फर्स्ट स्टेज होती है बिफोर पॉलिनेशन एंड नेक्स्ट स्टेज होती है आफ्टर पॉलिनेशन। ये तो हमने पढ़ लिया था अभी तक। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल्स। सो जी हाँ दोस्तों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो ओव्यूल होता है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। बट in a kingdom plantae there are 6 types of ovule, or in a angiosperm there are mainly 6 types of ovule. इनमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। उसी का ही स्ट्रक्चर हमें इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करना है। तो बट बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द अदर 5 टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स। सो डायग्राम में आपको देखो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट एनाट्रोपस, देन कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। तो ये 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस जो तो मोस्ट कॉमन टाइप है जो हमें पढ़ना है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस के बाद में आता है कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। जो जिपमर, उसके बाद में एम्स जैसे एग्जाम्स जो होती है मेडिकल के लिए, उसमें रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस प्लांट में या किस प्लांट फैमिलीज़ में अक्सर देखने को मिलते हैं, ये आपको डिटेल में देखना होगा। फिलहाल तो हम एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में जान लेंगे। एनाट्रोपस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल फाउंड इन अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका एक, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल इन अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। So your answer will be anatropous ovule। तो ये जो 6 टाइप की जो ओव्यूल्स हैं, ये मतलब कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ओव्यूल्स को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, तो इसमें एक रिलेशनशिप कंसिडर किया गया है। रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम with the body of the ovule and the orientation of the funiculus। ठीक है, funiculus का ओरिएंटेशन और उसके बाद में रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, चलाजर एंड एंड द हाइलम ऑफ द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। सो लेट अस सी एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का। अगर हम ओव्यूल्स को ओवरव्यू करें तो ओव्यूल्स में हमें क्या क्या पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। देखो, एक है फ्यूनिक्यूलस जो नीचे की तरफ है, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक जिसको हम स्टॉक ऑफ ओव्यूल भी बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस। उसके बाद में फ्यूनिक्यूलस के बाद में अपर मोस्ट जो लार्जेस्ट पार्ट आता है वो बॉडी आता है। मतलब you can say that ovule is broadly divided into the 2 parts. The first part is a stalk and then second part its body। मतलब पहला पार्ट हुआ हमारा फ्यूनिक्यूलस और दूसरा पार्ट हुआ बॉडी। So ovule divided into the 2 part, that is the stalk and body। ओव्यूल जो मोस्टली ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओव्यूल्स के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं जिसको हम लोक्यूल्स बोलते हैं, और लोक्यूल्स में ये ओव्यूल्स अटैच होते हैं टू द ओवरी वॉल विद अ फर्टाइल टिश्यू दैट इज द प्लेसेंटा। ओके, सो दिस ओव्यूल इज जनरली कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम।
इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जिससे मेगास्पोर बनेंगे और मेगास्पोर से फिर डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओव्यूल इज कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. चलो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि ओव्यूल्स में दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है स्टॉक और दूसरा पार्ट होता है बॉडी. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके. नाउ नेक्स्ट, ये जो स्टॉक होता है, क्या होता है ये स्टॉक या फ्यूनिकुलस? द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकुलस. फ्यूनिकुलस क्या होता है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल, या स्टॉक ऑफ ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम? फ्यूनिकुलस. और वो कहाँ पे कनेक्टेड है? विच इज कनेक्टेड एट अ लोअर साइड विथ अ फर्टाइल टिश्यू दैट इज द प्लेसेंटा. मतलब ये फ्यूनिकुलस प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है. सो फर्स्ट पार्ट इज अ स्टॉक. स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस, and which is at lower side connected with a fertile tissue called as the placenta. Let's see the next part after the stalk is the body. ठीक है, तो बॉडी में क्या क्या पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं? तो बॉडी में एक पॉइंट है जहाँ पे फ्यूनिकुलस बॉडी के साथ अटैच है. उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, वो है हाइलम. उसके बाद में एक वेस्कुलर स्ट्रैंड अंदर जा रहा है फ्यूनिकुलस के थ्रू ओव्यूल के बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं रैफे. देन बेस ऑफ ओव्यूल जो है, जिसको हम बोलते हैं चलाजर एंड, चलाजा. देन मेन जो बॉडी होती है ओव्यूल की, वो होती न्यूसेलस. उसके बाद में न्यूसेलस के ऊपर आपको प्रोटेक्टिव लेयर्स देखने को मिलेंगे, इंटेग्यूमेंट्स. और न्यूसेलस के अंदर आपको फीमेल एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगी, जिसमें होगी एंटीपोडल सेल्स, डेफिनेटिव न्यूक्लियस दैट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड एट लोअर साइड टुवर्ड्स द माइक्रोबाइलर एंड देयर इज अ एग apparatus containing egg cell and synergid cells. So let's see in detail about the body. बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एन ओव्यूल. सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ओव्यूल में होता है बॉडी. स्टॉक इज कनेक्टेड टू द बॉडी एट अ पॉइंट कॉल्ड एज द हाइलम. ये जो स्टॉक बॉडी के साथ कनेक्टेड है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम. सो हाइलम इज अ पॉइंट और इज अ जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकुलस एंड द बॉडी. ओके, सो हाइलम इज अ पॉइंट where the funiculus is attached with the body of an ovule. Okay, then vascular strand passes from funicle into the body called as raphe. ये जो raphe होता है vascular strand, जो अंदर की तरफ पास हो रहा है ओव्यूल की बॉडी में through the funiculus, that vascular strand is meaning to provide a nutrition. मतलब वेस्कुलर स्ट्रैंड में होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, जो फ्लो करते हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स टू द मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आता है ओव्यूल में चलाजा. द बेस ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज द चलाजा और चलाजर एंड. ये जो बेस होता है ओव्यूल के बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं चलाजा. एंड द चलाजा फॉर्म्स इंटेग्यूमेंट्स. मतलब ओव्यूल्स के इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम में जो न्यूसेलस प्रोटेक्टेड होता है बाय आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स. सो दिस इंटेग्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द विच एंड? सो योर आंसर विल बी चलाजल एंड. और चलाजा इज अ एंड फ्रॉम विच इंटेग्यूमेंट्स डेवलप्स. चलाजा के बाद में आता है, जस्ट सी इन डायग्राम अपोजिट टू द चलाजा. चलाजा के अपोजिट में आपको एक नैरो पैसेज देखने को मिलेगा. दिस नैरो पैसेज इज नथिंग बट द माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल क्या होता है? अपोजिट टू द चलाजा a narrow passage without integument is called as a micropyle. So micropyle is a opening
which does not protected by a integument. So integument is absent, so the small narrow passage is there, which is called as the micropyle. And through this narrow passage the pollen tubes enters into the embryo sac. Generally, in anatropous ovule, the pollen tubes enters into the embryo sac through the micropylar end. Okay, so but in the outer region of micropyle, outer integument is present. डायग्राम में नहीं है, but just to the higher study, outer region में माइक्रोपाइलर के आउटर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्टोम. एक्सोस्टोम, व्हाट इज द एक्सोस्टोम? एक्सोस्टोम इज द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड. And inner region of micropylar also has an inner integument which is called as a endostome. So for micropyle you have two terms, that is the exostome and endostome. So what is exostome? Exostome is the outer integument in the outer region of micropyle, whereas the endostome is the inner integument in the inner region of micropyle. Okay, got clear? Now come to the next part in the ovule, that is the nucellus. So let's see. The main part of the ovule body is a nucellus, and this nucellus is a main part of ovule which consists of mass of parenchymatous tissue. जी हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस बना होता है, दैट कंटेनिंग अ कॉम्पैक्टली अरेंज मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. एंड यू must know the function of parenchymatous tissue. This parenchymatous tissue or cells stores the reserve food material. So this nucellus part, which is made up of mass of parenchymatous tissue, has a abundant reserve food material. And the embryo sac, actually in angiospermic plant the embryo sac is 7-celled and 8 nucleated, which develops in the nucellus. nucellus में embryo sac बनती है. Then after the nucellus, the next part of the ovule is the integument. So let's see what are integuments. So आपको पहले मैंने बता दिया कि इंटेगुमेंट कहाँ से बनते हैं. सो इंटेगुमेंट्स डेवलप्स फ्रॉम द चलाजर एंड. ओके, एंड ए इंटेगुमेंट्स प्रोवाइड्स द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कोट ओवर द न्यूसेलस. न्यूसेलस के ऊपर जो आपको दो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कोट दिखने को मिलेंगे, दे आर नथिंग बट द इंटेगुमेंट्स. इनमें से एक होता है आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स. After fertilization, these integuments get converts into the seed coats. Seed coats बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं बायोटेगमिक सीड. मतलब जिसमें दो प्रोटेक्टिव कोट्स होंगे, वो होंगे बायोटेगमिक सीड्स. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. पेरिस्पर्म. व्हाट इज पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म क्या होता है? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ न्यूसेलस, जिसको हम परसिस्टेंस न्यूसेलस भी बोल सकते हैं. द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट इनसाइड द सीड इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर इज नोन एज पेरिस्पर्म. जनरली क्या होता है कि जो न्यूसेलस की रेस्ट ऑफ द टिश्यू होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है, वो तो रिजर्व फूड मटेरियल डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक पूरा टोटल एब्जॉर्ब कर लेती है या यूटिलाइज कर लेती है. बट सम टाइम इन सम सीड्स द न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचता है, मतलब कंप्लीटली न्यूसेलस का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एंड दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट inside the seed in the form of thin layer, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म
और पेरिस्पर्म सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट परसिस्टेंट न्यूसिलस। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है पेरिस्पर्म? ब्लैक पेपर्स, टर्मरिक, जिंजर, बीट और कैस्टर, ये एग्जांपल्स आपको पेरिस्पर्म के बारे में ध्यान में रखने। देन लेट कम टू द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, मतलब कुछ ज़्यादा एडवांस टाइप के इंटेग्यूमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स में। फर्स्ट आता है इसमें एरिल, सॉरी यहाँ पे गलती से अप्रैल लिख दिया है, वो एरिल है। एरिल, तो एरिल इज अ टाइप ऑफ थर्ड इंटेग्यूमेंट्स विच डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ द ओव्यूल। लीची में एक थर्ड इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होता है फ्रॉम द बेस ऑफ फ्यूनिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिल। कैस्टर में हमें एक स्पेशल टाइप का इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, जिसको हम बोलते हैं कैरुंकल। सो कैरुंकल it is also third integuments which is formed due to the proliferation of outer integuments over the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कैस्टर में एक जो थिक आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलेगा, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड उसको हम बोलते हैं कैरुंकल। कैरुंकल का एग्जाम्पल है कैस्टर। ओके, तो ये दो स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स हमने पढ़ लिए, एक है एरिल और दूसरा है कैरुंकल। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। सो क्या क्राइटेरिया हमने कंसिडर किया है? नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। सो if the ovule is having only one integument, then it is called as a unitegmic, or unitegmic is mostly found in members of Gamopetalae and Gymnosperm. सेकेंड है, अगर ओव्यूल्स में दो इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स, then it is called as a bitegmic ovule, and this is the most common type of ovule found in a angiosperm, bitegmic having outer and inner integument. थर्ड कैटेगरी आती है अटैग्मिक। अटैग्मिक का मतलब होता है where the integument is going to completely absent, जिस ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स नहीं होंगे उसको हम बोलते हैं अटैग्मिक ओव्यूल। एंड फॉर एग्जांपल ओलैक्स, सेंटालम एंड लोरेंथस, ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।